Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about corporate level strategy. So हम strategic management पे काफ़ी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. आज जो टॉपिक हम strategic management का डिस्कस करने वाले हैं वो है corporate level strategy. जब हमने strategic management का मीनिंग डिस्कस किया था, प्रोसेस डिस्कस की थी, तब भी ये पॉइंट काफ़ी बार आया था कि corporate level strategy. स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजीज बनाती है, इंप्लीमेंट करती है, इवेल्युएट करती है एंड कंट्रोल करती है. उसी प्रोसेस की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल को हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बोलते हैं. तो जब स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं तो 3 लेवल पे स्ट्रैटेजीज बनती हैं, कॉर्पोरेट लेवल पे, बिजनेस लेवल पे एंड फंक्शनल लेवल पे. तो सबसे ऊपर जो स्ट्रैटेजीज बनती हैं, सबसे बड़े लेवल की जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी होती है, यानी कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री उसे फॉलो करेगी, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसे फॉलो करेगी. फॉर एग्जाम्पल कि टाटा कंपनी है. सो टाटा कंपनी अगर स्ट्रैटेजी बनाती है तो टाटा कंपनी के अंदर वेरियस बिजनेसेस हैं कि टाटा कंसल्टेंसी भी आता है, टाटा सोल्ट है, या फिर टाटा के जो भी ऑटोमोबाइल्स रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें आती हैं. सो नंबर ऑफ बिजनेसेस हैं. तो पूरी टाटा कंपनी जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है टाटा, वो जिस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेगी उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी. देन उसकी जो स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट है, यानी कि एक सोल्ट की है, एक ऑटोमोबाइल्स की है, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, कोई कंसल्टेंसी से रिलेटेड है, ये जो स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट है, ये जिस स्ट्रैटेजीज को फॉलो करेंगी वो हमारी होती है बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी. और इन सब के अंडर क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, ये सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं. ये फंक्शंस जिसको फॉलो करेंगे, जिन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करेंगे, वो हमारी होती है फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी. और वो स्ट्रैटेजी क्या डिटरमाइन करती है कि रिसोर्सेज क्या क्या होंगी, रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट किया जाएगा, इनके बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन बनाया जाएगा. तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी क्या है, जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसे फॉलो करेगी. Corporate level strategy are choice of direction that a firm adopt in order to achieve their main objective. कि आपका जो अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, उसे अचीव करने के लिए जो एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी आपने बनाई है, एक ओवरऑल डायरेक्शन आपने चुनी है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी. कि आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक पर्टिकुलर गोल के लिए काम करती है. अंदर सब ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, आपका मिशन विजन होगा, उसके अंदर सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल टाटा का एक गोल है, मान लो कि टाटा का गोल है कि वो बेस्ट ऑफ वर्ल्ड के अंदर बेस्ट बनना चाहते हैं. बट जैसे कंसल्टेंसी सर्विसेज है, टाटा सोल्ट है, टाटा का ऑटोमोबाइल्स है, इन सब का क्या हो सकता है, सबका पर्टिकुलर गोल हो सकता है, बट वो गोल अलाइंग किसके साथ है, उनके मेन ऑब्जेक्टिव के साथ. तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी क्या है कि जो आपका मेन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने की जो डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं, जो डायरेक्शन ऑर्गेनाइजेशन ने चुनी होती है, वो स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी. और कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज के अंदर 4 स्ट्रैटेजी आती हैं: स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी एंड कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी. स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी क्या कहती है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, कोई चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी क्या कहती है, इंक्रीज करो, अपने आप को बढ़ाओ, अपने एरिया को इंक्रीज करो, मार्केट शेयर को इंक्रीज करो, प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करो. रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी कट डाउन करो, कम करो. एक्सपेंशन ज़्यादा करो पे फोकस करते हैं, रिट्रेंचमेंट कम करो, जो चीज़ें काम नहीं कर रही आपके लिए, जो आपके लिए फेवरेबल वर्क नहीं कर रहा, उसे हटा दो, उसको रखने का कोई फायदा नहीं है. एंड कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी, ऊपर वाली 3 स्ट्रैटेजीज में से 2 स्ट्रैटेजीज को इकट्ठा अप्लाई करते हैं कि हम स्टेबिलिटी एज वेल एज एक्सपेंशन दोनों को यूज़ कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल कि टाटा कंपनी क्या सोचे कि कंसल्टेंसी में वो स्टेबिलिटी को रखेगी, बट सोल्ट में या फिर ऑटोमोबाइल के अंदर वो एक्सपेंशन को रखेगी. तो 2 स्ट्रैटेजीज जब एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है तो वो उसका मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी. तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी एंड एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी. तो सबसे पहले है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, जो किसके अंदर आती है, हमारी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी के अंदर. और कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी क्या है, जो एक ब्लूप्रिंट है, ओवरऑल गाइडेंस प्रोवाइड करती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कि किस डायरेक्शन में हमें वर्क करना है अल्टीमेट गोल को अचीव करने के लिए. जब हमने स्ट्रैटेजी का मीनिंग किया था तभी हमने डिसाइड किया था कि स्ट्रैटेजी क्या होती है, कि ये जो हमारी स्ट्रैटेजी है और ये हमारा जो अल्टीमेट गोल है, तो इस गोल को किस कोर्स ऑफ एक्शन के थ्रू या फिर किन प्लान्स के थ्रू अचीव किया जा सकता है, वो हमारी क्या होंगी, स्ट्रैटेजी. कि ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है एंड ये उसका गोल है, उन्हें किन प्लान्स के थ्रू अचीव करना है, जो मेन गोल है उसे कैसे अचीव करना है, वो हमारी क्या होती है, स्ट्रैटेजी होती है. सो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी क्या है कि जो अल्टीमेट गोल है, जो मेन गोल है, उसे किन स्ट्रैटेजीज के थ्रू अचीव किया जा सकता है, वो कैसे डिफाइन होती है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी के अंदर. और कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी की फर्स्ट स्ट्रैटेजी है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी. जो बेसिक मीनिंग है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी
स्ट्रैटेजी का वो मैंने आपको बता दिया कि जिसके अंदर आप उसी स्टेज पे रहना चाहते हो, कुछ भी आप अपना ग्रो मीन्स आगे नहीं चेंजेस नहीं करना चाहते। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी रिजल्ट फ्रॉम अटेम्प्ट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एट इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट, कि ये कब की जाती है, वो ऑर्गेनाइजेशन करती है जो इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट चाहते हैं, यानी कि धीरे धीरे स्मॉल स्टेप्स में वो ग्रो करना चाहती है, एकदम से वो ग्रोथ नहीं चाहती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के लिए जाती है। It means the corporate strategy can be relevant for an organization operating in a reasonable, certain and predictable environment, and it is usually followed by small and medium size organization. कि स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती हैं? ज़्यादातर स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन ही स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को यूज़ करती हैं। लार्ज स्केल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हमेशा एक्सपेंशन के लिए जाती हैं, मीन्स वो अपने आप को और वाइड बनाने की सोचती हैं। बट जो स्मॉल और मीडियम साइज़ हैं वो क्या करती हैं, स्टेबिलिटी को भी यूज़ करती हैं कि जैसी अभी वर्किंग चल रही है वैसे ही चलने देते हैं, उसमें कोई चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो हमारी क्या होती है, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। अब स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के अंदर भी 3 टाइप्स की स्ट्रैटेजी होती हैं, नो चेंज, प्रॉफिट एंड पोज एंड प्रोसीड स्ट्रैटेजी। सो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। नो चेंज स्ट्रैटेजी, नो चेंज, देखो नेम ही सजेस्ट कर रहे हैं। एक तो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के अंदर आ गई। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी में कोई चेंज नहीं करोगे, उसके बिजनेस डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं करोगे। जिन कस्टमर को सर्व कर रहे हो उन्हें ही सर्व करते रहोगे, जो चीज़ें सर्व कर रहे हो वही सर्व करते रहोगे, और जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो वही टेक्नोलॉजी यूज़ करते रहोगे। सो नो चेंज स्ट्रैटेजी क्या है, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी का एक पार्ट है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करती है कि वो कुछ भी नया इंट्रोड्यूस नहीं करेगी। और ये स्ट्रैटेजी हमें क्या बताती है कि कुछ ना करना भी कुछ ना कुछ करना ही होता है, यानी कि ये डिसीजन लेना कि हम कुछ नया नहीं करेंगे ये भी एक डिसीजन है। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन क्या डिसाइड करती है कि जो स्ट्रैटेजी वो फिलहाल यूज़ कर रहे हैं उसी स्ट्रैटेजी को वो यूज़ करते रहेंगे, जो प्रेजेंट बिजनेस डेफिनेशन है, जिन कस्टमर्स को वो अब सर्व कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट से सर्व कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी से सर्व कर रहे हैं उसी से करते रहेंगे, उसके अंदर कुछ भी नया इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। वो हमारी क्या होती है, नो चेंज स्ट्रैटेजी। सेकंड हमारी क्या है, प्रॉफिट स्ट्रैटेजी। प्रॉफिट स्ट्रैटेजी क्या है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी आ गई, इसका मतलब क्या है, आप कुछ भी नया नहीं कर रहे। तो प्रॉफिट स्ट्रैटेजी हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए नहीं की जाती है। प्रॉफिट अगर हमने इंक्रीज करने के लिए कुछ किया तो इसका मतलब हम कुछ एक्सपेंड करने के लिए कर रहे हैं, तो वो हमारी स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी नहीं बचेगी। तो प्रॉफिट स्ट्रैटेजी क्या होती है, वो स्ट्रैटेजी जिसके अंदर आप अपने प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए कुछ इंसेंटिव्स लेते हो। प्रॉफिट स्ट्रैटेजी हैज़ नो ऑर्गेनाइजेशन कैन कंटिन्यू विद नो चेंज स्ट्रैटेजी फॉर लॉन्ग टर्म, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नो चेंज स्ट्रैटेजी को लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं कर सकती। आप एक ऑर्गेनाइजेशन को खोल रहे हो और आप नो चेंज स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर रहे हो कि भाई हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं हम उसी तरीके से अभी करते रहेंगे, चाहे एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हो, टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज हो, हम जैसे काम कर रहे हैं हम वैसे ही करते रहेंगे। बट ऐसा कितने दिन तक चलेगा, ऐसा आप 1 महीने तक कर सकते हो, 2 महीने तक कर सकते हो, बट जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आएगी, नए मीन्स आएंगे, कस्टमर्स की डिमांड चेंज होगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो हमेशा नो चेंज स्ट्रैटेजी पे रहना पॉसिबल नहीं है, आपको कुछ ना कुछ चेंजेस तो करने पड़ेंगे। तो हम चेंजेस तो नहीं करते बट प्रॉफिट स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि बिकॉज एनवायरनमेंट डायनेमिक है, अगर हम कोई चेंज नहीं कर रहे तो हमारे कस्टमर क्या हो जाएंगे, शिफ्ट होने स्टार्ट हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि हमें लॉस होना स्टार्ट हो जाए, तो प्रॉफिट हमारा कम होगा। अगर कस्टमर शिफ्ट होंगे, कस्टमर छोड़ के जाएंगे, सेल्स कम हो जाएंगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा। तो उस प्रॉफिट को कम ना होने देना, क्योंकि स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, वहीं पर रहना, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो अगर आप वहीं पर रहना चाहते हो, अपने प्रॉफिट को कम नहीं करना चाहते, तो आप क्या करते हो, प्रॉफिट स्ट्रेटजी का यूज करते हो। यानी कि अगर आपका प्रॉफिट शॉर्ट रहने लग जाता है, थोड़ा कम होने लग जाता है, तो आप क्या करते हो, ऐसा हो सकता है कि आप अपने प्राइस को इंक्रीज कर दो या कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हो, तो वो आपकी क्या होती है, प्रॉफिट स्ट्रेटजी। और प्रॉफिट स्ट्रेटजी का क्या है, वो इंक्रीमेंट कुछ भी बढ़ाने के लिए नहीं की जाती, बस सस्टेन करने के लिए की जाती है कि जिस लेवल पे आप हो वहीं पे आप बने रहो। क्योंकि देखो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी का मतलब क्या है कि अगर आप इस लेवल पे हो तो आप इसी लेवल पे रहो, ना तो इससे ऊपर जाओ ना इससे नीचे जाओ। तो नो चेंज स्ट्रेटजी तो सिंपल सी बात है कि हम कोई चेंज नहीं कर रहे, यहीं पे लगे हुए हैं। अब ज़्यादा दिन अगर हमने नो चेंज स्ट्रेटजी कर ली तो ऐसा हो सकता है कि हमारा प्रॉफिट जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो डाउन आना स्टार्ट हो जाए। बट डाउन आएगा तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी स्टेबिलिटी कहाँ है, इसी लाइन पे है। तो ये डाउन आना अगर स्टार्ट हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, या तो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, प्राइस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये जो मेजर्स हम ले रहे हैं ये हमारे क्या है, प्रॉफिट स्ट्रेटजी है। बट ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम दोबारा से उसी स्टेबल पॉइंट पे आ जाएं। इंक्रीमेंट करने के लिए नहीं कर रहे, स्टेबल पॉइंट पे आने के लिए कर रहे हैं, वो हमारी क्या होती है, प्रॉफिट स्ट्रेटजी।
देन होती है पोज एंड प्रोसीड स्ट्रैटेजी। पोज एंड प्रोसीड का मतलब क्या है कि एक बार रुको और फिर काम करो, फिर रुको। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसके अंदर वो अनफेवरेबल है तो उस टाइम पे रुक जाओ, देन फिर से प्रोसीड करो। तो ये क्या है, हमारी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो वो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं दैट विश टू टेस्ट द ग्राउंड बिफोर मूविंग अहेड, कि दूसरे मीन्स आगे बढ़ने के लिए, एक्सपेंशन के लिए जाने से पहले जब आप टेस्ट करते हो कि क्या ये चीज़ चलेगी भी या नहीं चलेगी, उस चीज़ को हम बोलते हैं पोज एंड प्रोसीड स्ट्रैटेजी। मान लो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये नया प्रोडक्ट बनाने की सोच रही है, तो वो नए प्रोडक्ट को पहले हर जगह लॉन्च करने से पहले, कमर्शलाइज करने से पहले आप क्या करते हो, एक स्मॉल एरिया में लॉन्च करके देख लेते हो कि क्या वो यहाँ काम करेगा या नहीं। अगर वो यहाँ काम करता है तो फिर आप उसे बाकी एरियाज़ में भी लॉन्च करते हो, बट अगर वो काम नहीं करता तो आप उसे क्या कर देते हो, बंद कर देते हो और उसे दोबारा लॉन्च नहीं करते। तो इसी के बेस पे मीन्स पोज प्रोसीड स्ट्रेटजी क्या होती है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं जो क्या करती हैं, जो कुछ नया करने की सोच रही हैं बट अभी वो नहीं कर रही, तभी तो वो स्टेबिलिटी पॉइंट पे है कि आप एक बार पोज करते हो, यानी कि आप एक बार वेट करते हो कि क्या वो एक्चुअल में वर्क कर रहा है या नहीं, उसकी टेस्टिंग करते हो एंड देन प्रोसीड करते हो कि वो एक्चुअल में वर्क करेगा या नहीं। अगर वो वर्क करता है तो आप आगे बढ़ते हो और एक्सपेंशन की तरफ जाते हो, वरना स्टेबिलिटी पे ही बने रहते हो। तो ये हमारी क्या थी, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या होती है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी है ताकि हम अपने मेन गोल को, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के अंदर हमारी बेसिकली 4 स्ट्रेटजीज होती हैं, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी हमारी क्या है, जिसके अंदर हम स्टेबल पॉइंट पे बने रहना चाहते हैं, जिस पॉइंट पे हैं उसी पे बने रहना चाहते हैं। उसके अंदर 3 स्ट्रेटजीज आती हैं, नो चेंज स्ट्रेटजी, प्रॉफिट स्ट्रेटजी एंड पोज एंड प्रोसीड स्ट्रेटजी। नाउ ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो सपोर्ट करती हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करे। तो पहली कंडीशन है कि जब एनवायरमेंटल अनसर्टेन हो, फॉर एग्जांपल कि आपको नहीं पता है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, आप बिल्कुल कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो आप क्या सोचते हो, रिस्क लेने से अच्छा है जैसे अभी काम चल रहा है, भाई अच्छा चल रहा है तो ऐसे ही चलते रहते हैं क्योंकि हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो जब एनवायरमेंट अनसर्टेन होती है तो भी आप स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी के लिए जाते हो। देन नो मेजर ग्रोथ एंड थ्रेट इन फ्यूचर, कि आप चेंज कब करते हो, अगर आप जैसे काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो, आपने अपना स्केड्यूल बना रखा है कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, आप चेंज क्यों करते हो, आप अपने स्केड्यूल को क्यों बदलोगे? या तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी नजर आए कि भाई मैं उन 2 घंटे को ऐसे ही वेस्ट करती हूँ तो मैं उन 2 घंटों में भी पढ़ सकती हूँ, या फिर आपको ये लगे कि भाई कल मुझे कोई पर्टिकुलर काम है जिसके लिए मुझे मार्केट जाना पड़ सकता है, तो मैं अपने स्केड्यूल में चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि जो मेरा स्टडी टाइम है उस टाइम तो मैं मार्केट में होंगी तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। तो हम चेंजेस क्यों करते हैं, हम अपनी स्ट्रेटजीज में चेंज क्यों करते हैं? या तो हमें कोई थ्रेट दिखे या फिर हमें कोई अपॉर्चुनिटी दिखे। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर टाइम में कोई थ्रेट या अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं दे रही है तो वो चेंज नहीं करती, तो वो स्टेबिलिटी को ही यूज़ कर लेती हैं। देन रैपिड ग्रोथ पीरियड इज जस्ट फिनिश्ड, कि ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रोथ का पीरियड जस्ट फिनिश ही किया है, अभी जो जिस स्टेज पे वो हैं वो एक ग्रोथ के बाद ही आई है। मान लो कि अब ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी पे है तो हम सोच रहे हैं कि वो स्टेबल क्यों रहना चाहती है, क्योंकि अभी अभी उसने एक बहुत बड़ी ग्रोथ फेज़ को कवर किया है, वो यहाँ थी, यहाँ से यहाँ मूव हुई है, यानी कि एक बहुत लंबी ग्रोथ फेज़ से वो आई है। तो वो सोच रही है कि अब ग्रो किया है, उस जिस स्टेज पे है वहाँ पे भी हमें थोड़े प्रॉफिट को एंजॉय करना चाहिए, इसलिए भी वो क्या करती हैं, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करती हैं। एम्बिशियस आर टू बी मोडेस्ट, यानी कि ज़्यादा बड़े बड़े उनके एम्बिशियस नहीं है, ड्रीम नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करना चाहती, ऐसा नहीं है कि एकदम से वो बिल्स टॉप पे पहुंचना चाहती है, ऐसे उनके एम्बिशंस नहीं है, वो बस नॉर्मली काम करना चाहती हैं, धीरे धीरे ग्रो करना चाहती हैं, तो वो भी स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी पे जा सकती हैं। या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलरेडी मैच्योर स्टेज पे हैं, यानी कि जो ग्रो कर चुकी हैं, जो मैच्योरिटी पे पहुंच चुकी हैं, वो भी किस चीज़ के लिए आती हैं, क्योंकि वो अपनी पीक पे हैं तो वो स्टेबिलिटी को ही यूज़ कर लेती हैं। नाउ सेकेंड स्ट्रेटजी दैट इज एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। सो कॉर्पोरेट की स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी हमने डिस्कस कर ली है, अब हमारी क्या है, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, जो हमारी स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी के कंप्लीटली अपोजिट है। ये किस चीज़ पे फोकस करती है, इट इज़ एन अनदर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी विच फोकसेज ऑन एक्सपेंडिंग, यानी कि अपने आप को वाइड करना और वाइड करना, नैरो ना रह के नई नई चीज़ें लेके आना, नया प्रोडक्ट लेके आना, नई सर्विस लेके आना, नई मार्केट में जाना, ये हमारी क्या होती है, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। इट इज़ डिसाइड टू एनहांस देयर एक्टिविटीज़ बाय इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू, कि ये अपनी एक्टिविटीज़ को एनहांस करने की कोशिश करती हैं, वाइड करने की कोशिश करती हैं, नई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करके। एंड दिस इज़ यूजुअली अडॉप्टेड बाय लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन या इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास क्रिएटिव आइडियाज़ आते रहते हैं, या जो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज को ज़्यादा यूज़ करती हैं। जैसे हमने क्या बोला था, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज को मीडियम एंड स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा यूज़ करती हैं।
नाउ एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज के भी 4 पार्ट होते हैं, कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी, इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी, कोऑपरेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन। सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी। कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी किस चीज़ पे फोकस करती है? कंसंट्रेशन इज अ सिंपल फर्स्ट लेवल टाइप ऑफ एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, कि हमारी पहला टाइप जो एक्सपेंशन स्ट्रेटजी का वो क्या है? कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी। इट इन्वॉल्व्स कन्वर्जिंग रिसोर्सेज इन वन और मोर of a firm business in terms to their respective customer need functions and alternative technology। यानी कि कस्टमर की क्या नीड है, आपकी फर्म के पास कैसे रिसोर्सेज हैं, उसके बेस पे मीन्स अपने रिसोर्सेज को और कस्टमर के नीड को कन्वर्ज करके मिलाकर कुछ नया लेकर आना, वो आपकी क्या होती है? कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी। बट कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी की एक स्पेशलिटी क्या है? ये हमेशा एग्जिस्टिंग किसी ना किसी एग्जिस्टिंग पॉइंट पे हमेशा कंसंट्रेट करेगी, या तो एग्जिस्टिंग मार्केट पे कंसंट्रेट करेगी या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे कंसंट्रेट करेगी। एग्जिस्टिंग मार्केट का मतलब क्या है? कि जिस कस्टमर ग्रुप को वो अब फोकस कर रहे हैं उसी को वो फोकस करते रहें, या फिर कस्टमर फंक्शन, एक चीज़ पे वो कंसंट्रेशन जरूर करेगी, या तो वो फंक्शन पे कंसंट्रेट करेगी या फिर हमारे किस पे? कस्टमर के ग्रुप पे कंसंट्रेट करेगी। दोनों को छोड़ेगी नहीं। ऐसा नहीं है कि दोनों को छोड़ के कुछ नया कर लिया तो वो कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी नहीं रहेगी, फिर वो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ चली जाएगी। तो कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी क्या है? जो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के किसी ना किसी एस्पेक्ट पे फोकस करती ही रहती है, वो हमारी क्या है? कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी। और जो चेंजेस करती है दूसरे एस्पेक्ट में, जो चेंजेस करती है वो किस बेस पे करती है? अपने रिसोर्सेज के बेस पे या कस्टमर की नीड के बेस पे, कि कस्टमर की क्या नीड है और उनके पास क्या रिसोर्सेज हैं, उसके बेस पे वो चेंजेस करती है। बट अपने एक जैसे उनके पास 3 चीज़ें होती हैं, अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी, कस्टमर का फंक्शन और कस्टमर का ग्रुप। तो अगर किसी भी एक एस्पेक्ट में वो चेंज कर रही है तो वो चेंज किस बेस पे करेगी? या तो कस्टमर की नीड के बेस पे या उनके रिसोर्सेज के बेस पे। और वो चेंज कर भी रही है तो तीनों में कभी चेंज इकट्ठा नहीं होगा, किसी ना किसी एक पे वो कंसंट्रेटेड हमेशा रहेगी। वो हमारी क्या होती है? कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी। अगर हर एक में चेंज कर देती है तो वो कंसंट्रेशन नहीं, फिर वो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी बन जाती है। सो कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी क्या है? जो किसी ना किसी एक एस्पेक्ट में चेंज करती है, और वो चेंज क्यों करती है? ताकि नीड को फुलफिल किया जा सके, रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके, बट बाकी एस्पेक्ट पे कंसंट्रेटेड रहेगी। इसके अंदर 3 आते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि अगर आप प्रेजेंट मार्केट या न्यू मार्केट, प्रेजेंट मार्केट यानी कि एग्जिस्टिंग मार्केट जिसमें वो अभी सर्व कर रहे हैं, या फिर न्यू मार्केट या नए मार्केट में वो जा सकते हैं। सिमिलरली आपका प्रोडक्ट कैसा हो सकता है? प्रेजेंट प्रोडक्ट यानी कि फिलहाल जो आप प्रोवाइड करा रहे हो, या फिर न्यू प्रोडक्ट। अगर आप हमारा वही प्रोडक्ट यानी कि प्रेजेंट प्रोडक्ट और प्रेजेंट मार्केट, जिस मार्केट में आप सर्व कर रहे हो, इसको आप क्या बोल सकते हो? जो प्रोडक्ट है आपका कस्टमर फंक्शन, और ये आपका क्या है? कस्टमर ग्रुप। अगर आप उसी कस्टमर ग्रुप को और उसी प्रोडक्ट के साथ दे रहे हो, उसी के ऊपर और काम कर रहे हो, तो वो आपका क्या है? मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। अगर आप उसी मार्केट को, उसी ग्रुप को, फॉर एग्जांपल आप चिल्ड्रंस के लिए बना रहे थे और अब भी आप चिल्ड्रंस के लिए ही बना रहे हो, लेकिन कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हो, कि पहले आप बिस्किट बना रहे थे अब आप चॉकलेट बना रहे हो, तो लेकिन आप नया प्रोडक्ट बना रहे हो, लेकिन उसी मार्केट के लिए बना रहे हो, उसी कस्टमर ग्रुप के लिए बना रहे हो, तो इसका मतलब क्या? आपने किस चीज़ में डेवलप किया है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कौन सा एस्पेक्ट चेंज हुआ? आपका फंक्शन का एस्पेक्ट चेंज हुआ, बट कस्टमर ग्रुप वैसा ही वैसा कंसंट्रेटेड रहा, तो वो हमारी क्या हो गई? प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। नाउ कस्टमर ग्रुप जो है वो न्यू, यानी कि पहले आप चिल्ड्रन के लिए बना रहे थे, अब आप किसके लिए बना रहे हो? अडल्ट के लिए भी बना रहे हो, कुछ आप अडल्ट के लिए लेके आ रहे हो, एंड वो किसके लिए? मार्केट डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट जो थे यहाँ क्या थे? बिस्किट, और यहाँ हमने किया चॉकलेट, यहाँ पे चिल्ड्रंस और यहाँ पे अडल्ट। तो आप वही प्रोडक्ट आप बड़ों के लिए भी बना रहे हो, नए को भी प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो आपका क्या है? मार्केट डेवलपमेंट। यानी कि आपने अपने प्रोडक्ट में, फंक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, बस अपने ग्रुप को चेंज कर दिया, मार्केट और भी ज़्यादा मीन्स एक और मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वो आपका क्या है? मार्केट डेवलपमेंट। बट कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं आया ना। कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी क्या कहती है? कि एक ना एक चीज़ पे तो आप कंसेंट्रिक रहोगे, दूसरे एस्पेक्ट को आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या है? फंक्शन, और ये आपका क्या है? ग्रुप। तो अगर आप ग्रुप में रहते हो तो आप फंक्शन को चेंज कर सकते हो, अगर आप फंक्शन को चेंज कर रहे हो तो आप ग्रुप में वैसा का वैसा रहोगे, अगर आप ग्रुप को चेंज कर रहे हो तो फंक्शन वैसा का वैसा रहेगा। हमने जो एग्जांपल लिया रिपीट करती हूँ, जैसे यहाँ बिस्किट है, पहले आप बिस्किट बना रहे थे, किस चीज़ के लिए? चिल्ड्रंस के लिए बना रहे थे, तो आप उसी मीन्स चिल्ड्रंस के लिए जो बिस्किट बना रहे थे उसी पे और काम करते हो कि नए नए फ्लेवर में लेके आते हो, तो आप क्या कर रहे हो? मार्केट पेनिट्रेशन कर रहे हो। बट अब आप उन्हीं चिल्ड्रंस के लिए ही बना रहे हो, ग्रुप में कोई चेंज नहीं कर रहे, चॉकलेट भी बनाने लग गए, तो आप अपने क्या कर रहे हो? प्रोडक्ट को
को डेवलप कर रहे हो तो वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है। बट अब आप क्या कर रहे हो, वही बिस्किट चिल्ड्रन की बजाय अब अडल्ट के लिए भी बना रहे हो, तो वो आपके क्या हो गए, मार्केट को आप डेवलप कर रहे हो। प्रोडक्ट आपका वही है, फंक्शन आपका वही है, बट आपने मार्केट को एनहांस कर दिया, आपने अपने ग्रुप को एनहांस कर दिया, वो आपका क्या है, मार्केट डेवलपमेंट। और डाइवर्सिफिकेशन जो हमारी कंप्लीटली एक डिफरेंट स्ट्रेटजी है, ये इसके अंदर वैसे दे रखी है, बट ये हमारी यही 3 बेसिक स्ट्रेटजीज होती है जो कंसंट्रेशन के अंदर आती है। डाइवर्सिफिकेशन एक अनदर स्ट्रेटजी है, यानी कि जब आप क्या करते हो, अपने मार्केट को भी चेंज कर देते हो और अपने ग्रुप को भी चेंज कर देते हो। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, डाइवर्सिफाई कर रहे हो, यानी कि आप अपनी बिजनेस डेफिनेशन को चेंज ही कर देते हो। कस्टमर ग्रुप को भी चेंज कर दिया, टेक्नोलॉजी को भी चेंज कर दिया और आपने अपने फोकस को, फंक्शन को भी चेंज कर दिया, तो वो आपका क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, जिसके अंदर हम मॉडिफिकेशंस करते हैं बट एक ना एक एस्पेक्ट के ऊपर कंसंट्रेटेड रहते हैं। जैसे मार्केट पेनिट्रेशन क्या है, इन्वॉल्व सेलिंग मोर प्रोडक्ट टू द सेम मार्केट, उसी मार्केट में उसी प्रोडक्ट को और डिफरेंट तरीके से सेल करना हमारा क्या होता है, मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट डेवलपमेंट क्या है कि सेलिंग द सेम प्रोडक्ट टू द न्यू मार्केट, मार्केट को डेवलप कर रहे हो, इसका मतलब उसी प्रोडक्ट को नए मार्केट में सेल कर रहे हो, वो आपका क्या होता है, मार्केट डेवलपमेंट। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है कि उसी मार्केट में किसी नए प्रोडक्ट को लेके आ रहे हो, कि जैसे पहले सिर्फ बिस्किट था फिर चॉकलेट भी लेके आए उसी मार्केट के लिए, तो वो आपका क्या है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नाउ सेकंड इज इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी। इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी क्या है, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी के अंदर सेकंड स्ट्रेटजी है। इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी क्या कहती है, इंटीग्रेशन मीन्स कंबाइनिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू द प्रेजेंट एक्टिविटी ऑफ अ फर्म सच एज कॉम्बिनेशन मे बी इन टर्म इन द बेस ऑफ वैल्यू चेन। यानी कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, एक्टिविटीज को कंबाइन करना। एक फर्म नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है, उसके पास इनपुट आता है, रॉ मटेरियल आया, उसके बाद उसे क्या करनी होती है, प्रोसेस करनी होती है, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट आता है, आउटपुट उसको किसको, कस्टमर्स को पहुंचाना होता है विद द हेल्प ऑफ रिटेलर्स एंड होलसेलर्स। तो जब इन एक्टिविटीज़ को वो अलाइन करना शुरू कर देती है, यानी कि इस प्रोसेस से वो बैकवर्ड वालों के साथ भी जुड़ जाए, आगे वालों के साथ भी जुड़ जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। यानी कि जब वो किसको करती है, कंबाइन करती है एक्टिविटीज़ को, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, एनहांस करने के लिए, जब वो क्या कर रही है, एक्टिविटीज़ को कंबाइन कर रही है, दैट इज इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी। जो अब हम स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे हैं वो किसकी पार्ट है, एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज की पार्ट है। एक्सपेंशन के अंदर पहली क्या हुई, कंसंट्रेशन, यानी कि आप कंसंट्रेट करके अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हो, या तो आप मार्केट को इंक्रीज कर रहे हो, या फिर आप प्रोडक्ट को इंक्रीज कर रहे हो, या उसी मार्केट में उसी प्रोडक्ट के नए नए वेरिएंट्स लेके आ रहे हो, उस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हो। ये इंटीग्रेशन के थ्रू आप एक्सपेंड कर सकते हो। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि एक्टिविटीज़ को इकट्ठा करके भी आप क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। तो पहली हमारी आती है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या होता है, जब आप एज इन कंसंट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट मूव बियॉन्ड इट्स बाउंड्रीज बट व्हेन इट मूव बियॉन्ड इट्स बाउंड्रीड इट बिकम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। कि कंसंट्रेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन अपनी बाउंड्रीज को क्या है, क्रॉस नहीं करती है, बट अगर वो अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रही है, क्योंकि बाउंड्रीज को कैसे क्रॉस नहीं कर रही, किसी ना किसी बिजनेस डेफिनेशन के ऊपर वो क्या रहती है, कंसंट्रेटेड रहती है। बट अगर वो अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करती है तो वो हमारा क्या बन जाता है, horizontal integration. Organization take up same type of product at the same level of production and marketing access is said to be the fall of horizontal integration. देखो horizontal line हमें बनानी हो तो हम ऐसे horizontal line बनाते हैं। तो horizontal integration क्या होगा, जब एक organization अपनी similar type of organization जो सेम तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, सेम लेवल पे काम कर रही है, उनके साथ जुड़ जाती है, तो वो हमारी क्या होती है, horizontal integration। जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिस्किट बना रही है, एक और ऑर्गेनाइजेशन बिस्किट बना रही है, जैसे पार्ले जी है, या फिर ब्रिटानिया के जो बिस्किट हैं, या फिर हैप्पी के जो बिस्किट हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, गुड डे के बिस्किट हैं, ये सब क्या है, अगर ये आपस में जुड़ जाएं तो वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। यानी कि आप अपने सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब जुड़ जाते हो, उनके साथ अपनी एक्टिविटीज़ को जब जोड़ लेते हो, उसको आप क्या बोलते हो, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के अंदर क्या आते हैं, मर्जर एंड एक्विजिशंस। देन है वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट मेकिंग न्यू प्रोडक्ट दैट सर्व ओन नीड, खुद की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जब वो कुछ नया स्टार्ट करती है, नई एक्टिविटी से जुड़ जाती है, दैट इज वर्टिकल इंटीग्रेशन। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर काम करना है तो उसे रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो सप्लायर से वो क्या लेती हैं, रॉ मटेरियल देती हैं, उसे प्रोसेस करके आउटपुट बनाती हैं, आउटपुट होलसेलर को देती हैं, रिटेलर को देती हैं, एंड देन कस्टमर तक पहुंचता है। तो ये तो हमारी क्या कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम हो रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन के बाद काम हो रहा है, और ये काम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन से पहले हो रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, या तो जो अपनी फॉरवर्ड या बैकवर्ड इंटीग्रेट हो जाती है। फॉरवर्ड क्या, आगे की तरफ, और बैकवर्ड पीछे की तरफ।
यानी कि जो रॉ मटेरियल वो सप्लायर से खरीदती थी उसकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर दे उस रॉ मटेरियल के लिए कि वो रॉ मटेरियल वो खुद बनाएंगे और फिर उसके आगे प्रोडक्ट बनाएंगे, तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। जो उनसे ऑर्गेनाइजेशन से पहले जो चीज़ें होती थी उन चीज़ों को भी अब वो खुद करना शुरू कर देंगे, उन एक्टिविटीज़ को भी अब वो खुद करना शुरू कर देंगे। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट बनने के बाद जो एक्टिविटीज़ होती थी, यानी कि जो होलसेलर होते थे, रिटेलर होते थे, जो एक्चुअल में कस्टमर्स को प्रोडक्ट प्रोवाइड करते थे, अब ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, खुद का ही एक आउटलेट खोल ले और डायरेक्टली कस्टमर्स को प्रोवाइड करे। तो वो क्या कर रही है, इस एक्टिविटी को भी खुद परफॉर्म कर रही है, तो वो क्या हो जाता है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। सो इट कैन बी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन विच मूव्स द ऑर्गेनाइजेशन बैक, यानी कि पीछे की तरफ आप जब करते हो तो आगे की तरफ जब आप करते हो तो वो आपका क्या होता है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, अहेड, आगे की तरफ आप जाते हो। और बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या है, जब पीछे की तरफ आप जाते हो, यानी कि सप्लायर्स का काम आप करना स्टार्ट कर देते हो, तो वो हमारा क्या हो जाता है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्टिविटीज़ खुद परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है, नई नई एक्टिविटीज़ खुद कर परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है, तो वो है इंटीग्रेशन, जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, अपनी ही जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो आप जैसा ही प्रोडक्ट बनाती है, आपके ही लेवल पे बनाती है, उनके साथ जुड़ जाना, वो तो हमारा है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, जो मर्जर एंड एक्विजिशन के थ्रू होता है। एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या है, जब आप क्या करते हो, नई ऑर्गेनाइजेशन के जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें नए काम करना स्टार्ट कर देते हो, यानी कि जो सप्लायर करते थे वो काम भी आपने शुरू कर दिया, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर लिया। जो आपके होलसेलर रिटेलर करते थे वो काम करना आपने स्टार्ट कर दिया, जो होलसेलर रिटेलर करते थे, तो इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हो। तो ये हमारे किसके अंदर आता है, वर्टिकल इंटीग्रेशन के अंदर। नाउ डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी हमारी क्या है, थर्ड स्ट्रैटेजी ऑफ एक्सपेंशन। अभी तक हमने क्या की है, कंसंट्रेशन की है, कंसंट्रेशन के बाद इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बाद डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन इन्वॉल्व चेंज इन इट्स बिजनेस डेफिनेशन, कि आप अपनी बिजनेस डेफिनेशन में ही चेंज कर देते हो। देखो हमने वो 4 की बनाई थी, ये क्या था, मार्केट पेनिट्रेशन, इधर क्या था, मार्केट को प्रोडक्ट को डेवलप करना, मार्केट को डेवलप करना, एंड यहाँ डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, नया प्रोडक्ट नए मार्केट के लिए पूरी बिजनेस डेफिनेशन को चेंज करना, वो हमारा क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन। सो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि नए नए अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट लेके आना, उसके थ्रू अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना। उसके अंदर हमारी 2 तरीके की हो सकती है, कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन एंड कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। कंसेंट्रिक को हम रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन भी बोलते हैं, कॉन्ग्लोमरेट को अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन भी बोलते हैं। सो कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन क्या है, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन टेक अप एक्टिविटी इन सच अ मैनर दैट इज रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस, कि आप जो नई एक्टिविटी शुरू कर रहे हो वो आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेट करती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, फिलहाल आप जो है फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो आप जो नया बिजनेस कर रहे हो वो भी फूड इंडस्ट्री से ही रिलेटेड लेके आ रहे हो। बेशक आपका ग्रुप अलग हो सकता है, फंक्शन अलग हो सकता है, कि पहले आप क्या कर रहे थे, सिर्फ बिस्किट बना रहे थे, अब आप चॉकलेट लेके आ रहे हो, आप मिल्क लेके आ रहे हो, तो आपके कस्टमर ग्रुप अलग हो सकते हैं, बट उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ नया लेके आ रहे हो, नया प्रोडक्ट या नई नई ऑर्गेनाइजेशन लेके आ रहे हो, तो वो आपकी क्या होती है, कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। कुछ नया लेके आना, बट जो एग्जिस्टिंग से रिलेटेड होगा ऐसा नया लेके आना, वो हमारा क्या होता है, कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन टेक अप एक्टिविटी इन सच अ मैनर दैट इज रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस डेफिनेशन, यानी कि जो आपकी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, एक्चुअल में जो आप अभी बिजनेस कर रहे हो वैसा ही आप आगे बिजनेस लेके आ रहे हो, तो वो आपका क्या होता है, कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। जैसे अभी आप अगर ऑटोमोबाइल में काम कर रहे हो, तो अभी आप सिर्फ कार बना रहे हो, आगे आप ट्रैक्टर भी लेके आ रहे हो, बाइक लेके आ रहे हो, स्कूटी आप लेके आ रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी कस्टमर ग्रुप अलग होगा, आपका कस्टमर ग्रुप अलग है, आपका फंक्शन अलग है, बट आपके करंट बिजनेस से रिलेट करता है आपका नया प्रोडक्ट, तो वो आपका क्या होता है, कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, जो आप नया लेके आ रहे हो। कंसेंट्रिक का एक और एग्जांपल क्या हो सकता है, पेन एंड पेंसिल, कि आप पहले सिर्फ पेन बना रहे थे, अब आप पेंसिल बना रहे हो, ऑब्वियसली नया प्रोडक्ट लेके आए हो। पेन और पेंसिल अलग तो हैं बट रिलेट करते हैं, आपके करंट बिजनेस से रिलेट करते हैं, तो वो आपका क्या होगा, कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, फिलहाल जो आपका बिजनेस है उस बिजनेस से अलग आप लेके आ रहे हो। When an organization adopt a strategy which is completely different और unrelated to existing business, कि अभी आप क्या कर रहे थे, पेन प्रोड्यूस कर रहे थे और पेन को सेल कर रहे थे, और अब आप पिज़्ज़ा के लिए लेके आ रहे हो, तो आपका क्या है, कंप्लीटली अनरिलेटेड है। जो नई पार्टी आप लेके आ रहे हो, नया प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हो, नई एक्टिविटी आप लेके आ रहे हो, वो बिल्कुल आपके करंट बिजनेस से, उसकी बिजनेस डेफिनेशन से रिलेट नहीं करती, बिल्कुल अनरिलेटेड है। वैसी डाइवर्सिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन कितने तरीके के होते हैं, कॉन्ग्लोमरेट एंड कंसेंट्रिक। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने क्या देखा था, कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी, जो 4 तरीके की होती हैं, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन।
स्टैग्नेशन, देन स्टेबिलिटी के अंदर नो चेंज, प्रॉफिट, पॉज एंड प्रोसीड स्ट्रेटजी। देन हमारी एक्सपेंशन स्ट्रेटजी स्टार्ट हुई। एक्सपेंशन के अंदर सबसे पहले हमने कौन सी डिस्कस की, कंसंट्रेशन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी ना किसी एक एक्सपेक्ट पे कंसंट्रेटेड रहते हैं और दूसरे को चेंज करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। मार्केट पेनिट्रेशन, जिसके अंदर था मार्केट पेनिट्रेशन, उसके अंदर था प्रोडक्ट डेवलपमेंट या मार्केट डेवलपमेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमने की थी इंटीग्रेशन, जिसके अंदर वर्टिकल इंटीग्रेशन या फिर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, वर्टिकल के अंदर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। देन हमारा क्या था, डाइवर्सिफिकेशन, जिसके अंदर कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन एंड कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो डाइवर्सिफिकेशन को परफॉर्म करने में सपोर्ट करती हैं, फेवर करती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्टॉक वैल्यू को इंक्रीज कर पाएगी। क्यों, पहले आप सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाते थे, अब आप 5 और प्रोडक्ट बना रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी स्टॉक वैल्यू इंक्रीज होगी, आपकी ग्रोथ होगी, सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, आपको टैक्स सेविंग मिलेगा, एज वेल एज बैलेंस आउट प्रोडक्ट लाइन, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट लाइन है अगर उसमें कोई गैप है तो वो कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक आप कार बनाते हो जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, एक बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट की है, तो बीच वाली जो खाली स्पेस है आप डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू नए प्रोडक्ट लाके उस गैप को फिलअप कर सकते हो, प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो। सो ये सारी कंडीशन क्या करती हैं, फेवर करती हैं। आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।